हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, या यूं कहें कि हमें तो सब ने लूटा। किसी ने जमीनें छीनी, किसी ने खेती, किसी ने इंडस्ट्री, तो किसी ने हेल्थ, एजुकेशन, रिसोर्स छीनकर बिहार को खाली हाथ कर दिया। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश, बिहार और सिर्फ झारखंड से 3 राज्यों से महाराष्ट्र में रोज 48 ट्रेनें आती है। 48 ट्रेन रोज आ रही है, भर के आ रही है, खाली जा रही है। एक शहर होता है, एक राज्य होती है, उसकी कैपेसिटी होती है, उसकी एक क्षमता होती है कि प्रधानमंत्री के लिए आपको हमारा क्षेत्र चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो युवक है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, वो बाहर काम करने के लिए क्यों जा रहे हैं? मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। अगर आप बिहार के लोगों से उनके स्टेट के बारे में बात करेंगे तो वे बड़े प्राउड होकर अशोका और मगध एम्पायर के बारे में आपको बताएंगे। वे बताएंगे कि कैसे अशोका ने पूरे इंडिया पर पटना से रूल किया, कैसे नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड फेमस एजुकेशन हब था, बुद्धा को यहीं से इनलाइटमेंट मिला, और कैसे सबसे ज्यादा आईपीएस आईएएस हमारे यहाँ से ही आते हैं। इंडिया में सरकार है, इंडिया में कहीं भी काम कर सकते हैं हम लोग। बिहार के आदमी है, वहाँ जाकर काम कर रहा है, क्यों? बिहार में कंपनी की कमी है, इसलिए जा रहा है। डॉक्यूमेंट निकाल, कहाँ पे पहले देखना है? डॉक्यूमेंट निकाल पहले। Mumbai to write the railway board test, but Raj Thackeray supporters ensured they were terrorized enough to flee the city in haste, huddled in the general compartment. तो आखिर इस प्राउड एरा से बिहार यहां तक कैसे पहुंचा? तो इस कंडीशन के जिम्मेदार हैं वो सारे लोग जिन्होंने बिहार को ऐसी स्थिति में ला दिया कि वहां के लोग ना अपने स्टेट में कमा खा सकते हैं ना दूसरे स्टेट में। बिहार को लूटने की शुरुआत आजादी के बहुत पहले हो गई थी। अंग्रेज इस समय इस कदर लालची हो गए थे कि वो प्रॉफिट के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, और इसीलिए बंगाल प्रोविंस में 1793 में इजाद हुआ परमानेंट सेटलमेंट नाम के ऐसे ब्रह्मास्त्र का, जिससे अंग्रेजों का प्रॉफिट बिना किसी टेंशन के ड्रास्टिकली बढ़ सकता था। इस समय बंगाल प्रोविंस में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी थे। अब इस सिस्टम में हुआ यूं कि जमींदारों को कहा गया कि तुम्हारे 1 साल के टैक्स रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया है, चाहे बाढ़ आए, सूखा पड़े, तुम्हें 1 साल में ये फिक्स अमाउंट टैक्स कलेक्ट करके लाना ही है। लेकिन मौसम किसी की जागीर तो है नहीं। अब खराब मौसम से अक्सर फसल बर्बाद होते थे, लेकिन जमींदार किसानों से जबरदस्ती टैक्स कलेक्ट करके अंग्रेजों को दे देते थे। अब अंग्रेजों के तो थे मजे मजे, लेकिन इसमें कमर टूटी उन गरीब किसानों की जो खेती पर ही आश्रित थे। और आलम यह हुआ कि 1857 आते आते किसान की आमदनी 50% तक गिर गई थी। एवरेज सारे किसानों पर एनुअल 50 से 100 रुपए तक कर्ज चढ़ गया था। 19वीं शताब्दी आते आते बिहार के 70% किसान भूमिहीन हो गए थे और कर्ज में डूब गए थे। दोस्तों, यह सिस्टम सिर्फ बंगाल प्रोविंस में लाया गया। बाकी प्रोविंस जैसे मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस में रैयतवाड़ी सिस्टम था, यानी कि एग्रीकल्चर आउटपुट के अनुसार ही वहां टैक्स दिया जाता था। अब यहां तक पूरे बंगाल प्रोविंस इंक्लूडिंग बिहार से उसकी खेती तो छीन ली गई थी। 1912 में बिहार बंगाल प्रोविंस से सेपरेट होकर एक अलग स्टेट बन गया। अब 1947 में देश आजाद हो चुका था और बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इन्होंने अपने कार्यकाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत पुश किया। बरौनी ऑयल रिफाइनरी लगाई, एचईसी प्लांट हाटिया में लगाया, बोकारो स्टील प्लांट और बहुत सारी इंडस्ट्री लगाई। दोस्तों, ये बिहार और उड़ीसा ऐसे स्टेट थे जिनके पास खूब कोल, मिनरल और नेचुरल रिसोर्सेज थे। अब जहां नेचुरल रिसोर्सेज थे वहां खूब इंडस्ट्री भी लग रही थी, क्योंकि हर कंपनी यही चाहती है कि इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के नजदीक हो ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच सके। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन इन मिनरल रिच स्टेट के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिनका अंदाजा इन्हें अभी तक नहीं था। अब सरकार को लगा कि रॉ मटेरियल तो सभी जगह बराबर होंगे नहीं, तो जिन स्टेट में रॉ मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं, वो तो इंडस्ट्रियलाइज हो जाएंगी, लेकिन बाकी स्टेट ऐसे ही बिना इंडस्ट्री के रह जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने 1952 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लगा दी, यानी अब रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक ले जाने का जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था उसको फ्री कर दिया गया। सरकार अब इसकी सब्सिडी देगी। अब इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का झंझट ही खत्म हो गया। अब इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के नजदीक नहीं, कहीं भी लग सकती थी। तो इंडस्ट्रीज ने कोस्टल एरिया में इंडस्ट्री लगाना शुरू किया ताकि वो सी रूट के जरिए फॉरेन में भी अपने फाइनल गुड्स को बेच सकें। अब बिहार जैसे लैंडलॉक स्टेट्स रॉ मटेरियल और मिनरल के सबसे नजदीक होकर भी सबसे दूर हो गए और इंडस्ट्रीज से वंचित रह गए। और ऐसे बिहार के सपनों पर ही आज महाराष्ट्र और गुजरात में
इतनी इंडस्ट्रीज लगी। बाद में सरकार को लगा कि ये पॉलिसी लैंडलॉक स्टेट्स के साथ गलत कर रही है, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। तब जाकर 1993 में इस पॉलिसी को विड्रॉ कर दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये लैंडलॉक स्टेट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन की रेस में बहुत पीछे जा चुके थे। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने भी ये कहा कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने बिहार को बैकवर्ड कर दिया। अब यहां तक बिहार को सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प और बेनिफिट मिलने का रिकॉर्ड बहुत खराब था। तो क्या बिहार के स्टेट गवर्नमेंट ने बिहार की हेल्प की? देयर इज बिग नो। बिहार में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि 1990s आते आते 23 बार बिहार के मुख्यमंत्री चेंज हुए और 5 बार राष्ट्रपति शासन लगा। यह भी बिहार के अंडर डेवलपमेंट का मेजर रीजन है। जब 1990 में लालू यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर बने, तब बिहार में क्राइम, करप्शन बिना किसी चेक के बहुत ज्यादा बढ़ा। स्टेट की ब्यूरोक्रेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर सारी ध्वस्त सी हो गई थी और स्थिति ऐसी आई कि बिहार को जंगल राज कहा जाने लगा। उसी इमेज का छाप अभी तक बिहार पर है। बिहार की इकोनॉमी ध्वस्त तो थी ही, लेकिन अब बिहार बैकवर्ड से डेंजर्स की ओर बढ़ चुका था। लेकिन अभी भी अनडिवाइडेड बिहार अपने साउदर्न पार्ट में इंडस्ट्री को ग्रो कर रहा था। उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज अभी भी अवेलेबल थी। लेकिन जैसे ही नवंबर 2000 में बिहार के ट्राइबल एरिया को सेपरेट करके झारखंड बनाया गया, बिहार बिल्कुल ही खाली हाथ हो गया। उसकी सारी रिसोर्सेज छिन गई। ना एग्रीकल्चर बची, ना इंडस्ट्री बची, ना नेचुरल रिसोर्स। ब्यूरोक्रेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल पहले से ही बहुत बेहाल था। तो क्या अब भी कुछ होप बचा था? इसके बाद 2000 में बिहार के चीफ मिनिस्टर बने नीतीश कुमार। इसके बाद बिहार को बहुत अच्छी खासी ग्रोथ मिली, सोशल स्तर पे भी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी मिली। कुछ साल तो यह फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बना, लेकिन नीतीश कुमार के बाद के कार्यकाल में यह तेजी थोड़ी धीमी पड़ गई थी। लेकिन जमीनी स्तर पर नीतीश कुमार ने काफी सुधार किए, वो चाहे सोशल फ्रंट से हो, इकोनॉमी से हो, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नेंस या फिर क्राइम रेट हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक छवि जो एक बार बन जाती है, उसे सुधरने में अरसे लग जाते हैं। जब तक बिहार कोई सडन ग्रोथ नहीं कर लेता, ये जंगल राज की छवि आसानी से नहीं सुधरने वाली। धन्यवाद दोस्तों, आपके कमेंट्स को पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। मैं हर कमेंट्स को बड़े दिल से पढ़ता हूं। तो आप अगर कोई प्रतिक्रिया देना चाहें तो जरूर दें। आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जानकारियों को सपोर्ट करें।